गुड इवनिंग एवरीवन, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पॉलिटी टास्क पर। आज हम सभी क्लास 12th का चैप्टर 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जो एजेंसियाँ हैं इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की एजेंसियाँ, सबसे पहले हम पढ़ेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है। और जो इसका लक्ष्य क्या है वह है दुनिया के लोगों के स्वास्थ्य स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों का जवाब देना है। बेसिकली यहाँ पर जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसकी स्थापना 1948 में हुई और इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य काम है जो वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराना। इसके वर्तमान महानिदेशक कौन है? डॉक्टर टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस हैं। ठीक है। जो इसके मुख्य महानिदेशक हैं वो कौन है? डॉक्टर टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस हैं। और जो इसके मुख्य कार्य व उद्देश्य हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। इसके कार्य व उद्देश्य कौन कौन से हैं? सबसे पहला काम है इसका वैश्विक स्वास्थ्य नेतृत्व करना। ठीक है। वैश्विक स्वास्थ्य नेतृत्व, इसका मतलब ये है कि वैश्विक स्तर पर जो भी महामारी या बीमारियां फैल रही हैं उनका पूरे भारतवर्ष के अलावा पूरे विश्व में जो स्वास्थ्य है उसका नेतृत्व करना, यानी कि पूरे विश्व के स्वास्थ्य को बनाए रखना। दूसरा है मानक और दिशा निर्देश। कोई भी महामारी बीमारी है उससे बचने के लिए जो भी मानक निर्धारित किए गए हैं और जो दिशा निर्देश दिए गए, जो डायरेक्शंस दी गई हैं, उन दिशा निर्देशों पर अपने आप को एहतियात बरतना। इसके साथ साथ में तीसरा है तकनीकी सहायता। तो जो तकनीकी सहायता है इसमें ये है कि कोई भी राष्ट्र है अगर कहीं पे महामारी फैल रही है तो उस महामारी से बचने के लिए जो भी वहाँ पर ट्रीटमेंट उपचार की ज़रूरत है उस उपचार को देना और जिस भी तकनीकी सहायता की ज़रूरत वहाँ पर है उस सहायता को वहाँ पर प्रोवाइड कराना। फोर्थ है अनुसंधान। तो अनुसंधान, इस रिसर्च में ये देखा जाता है कि किसी राष्ट्र में कौन सी बीमारी फैल रही है और उसका असर अन्य राष्ट्रों पर किस तरीके से पड़ रहा है। इसी के साथ साथ है आपातकालीन प्रतिक्रिया। कोई भी जो नेचुरल डिजास्टर और इसके साथ साथ में जो इमरजेंसी होती है, कोई भी आपातकाल प्रतिक्रिया है, जो कोई ऐसी बीमारी जिस पे पूरा विश्व जिससे परेशान हो सकता है उस बीमारियों को रोकने के लिए कुछ वहाँ पर दिशा निर्देश दिए जाएं। इसी के साथ साथ में हम इसके मुख्य कार्य पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे जो भारत है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य है और वो किस तरीके से इस संगठन के साथ मिलकर काम कर रहा है। तो भारत WHO का सदस्य है और जो इसका क्षेत्रीय कार्यालय है वह है दिल्ली में। ठीक, भारत की दिल्ली में। जैसे WHO ने जो पोलियो उन्मूलन है, जो हमारे भारत में पोलियो की बहुत ज़्यादा परेशानी बीमारी फैल रही थी, इसके साथ साथ में चेचक है, चिकन पॉक्स है, इसका भी उन्मूलन हुआ है। HIV एड्स की जो प्रॉब्लम्स थी इनको भी दूर करने में भारत WHO के साथ सहयोग में रहा है और भारत भी अपने देश से इन बीमारियों को निकाल पाने में सफल हुआ है। अब सेकंड हम पढ़ रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक प्रमुख एजेंसी है जो गरीबी उन्मूलन, असमानता को कम करने और सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 170 देशों से अधिक देशों में काम करती है। ठीक है। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो 170 देशों का ग्रुप है और इसमें सतत विकास के बारे में योजनाएं बनाई जाती हैं। सतत विकास का मतलब ऐसा विकास जो इस पीढ़ी के द्वारा जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनका उपयोग किया जा रहा है, लेकिन
आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इनको उन्हीं संसाधनों को, प्राकृतिक संसाधनों को भरपूर मात्रा में बचाकर रखना। अब पढ़ लेते हैं हम जो यूएनडीपी है, इसके उद्देश्य कौन कौन से हैं और कार्य कौन कौन से हैं। तो यूएनडीपी के मुख्य कार्य पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है गरीबी उन्मूलन। पूरे वैश्विक स्तर पर जितने भी देश गरीबी रेखा के नीचे हैं उनकी गरीबी को कम करना। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना। कोई भी संसाधन ऐसा है जो आज है और जितना आज उपयोग हो रहा है उतना कल भी आने वाली पीढ़ी के लिए बच जाए, इस तरीके से विकास करना। क्षमता निर्माण करना। जो गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं, ठीक है, उन लोगों में इतनी क्षमता का निर्माण करना कि वे अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। तकनीकी सहायता। उन गरीब लोगों को इस तरीके की तकनीकी सहायता प्रोवाइड की जाए, उन देशों को इस तरीके की तकनीकी सहायता दी जाए कि वे अपनी गरीबी से ऊपर उठकर एक अच्छा जीवन यापन कर सकें। शासन। शासन दो तरीके के होते हैं, एक होता है कुशासन और एक होता है स्वशासन। ठीक है, ये दो तरीके के शासन होते हैं। तो बेसिकली जब भी हम गरीबी उन्मूलन की बात करते हैं तो हम स्वशासन के बारे में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो ये स्वशासन है, ये स्वशासन में सरकार ऐसे कुछ नियम कायदे कानून बनाती है जिससे गरीब जो लोग हैं उनकी किसी भी प्रकार से सहायता हो सके, जैसे कि राशन देना, ठीक है, राशन प्रोवाइड करना। एक गरीबों के लिए एक तरीके से हेल्प हो जाती है सरकार की तरफ से। अब इसके बाद में हम पढ़ रहे हैं कि जो इंडिया है, जो भारत है और जो यूएनडीपी है, ये दोनों किस तरीके से आपस में काम कर रहे हैं। भारत कितना यूएनडीपी में सहयोग दे पा रहा है। तो भारत यूएनडीपी का एक महत्वपूर्ण भागीदार है और यूएनडीपी भारत के समावेशी और सतत विकास लक्ष्यों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने में सहयोग करता है, जिससे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और जीवन स्तर में सुधार होता है। ठीक है, जो भारत है उसमें यूएनडीपी इस तरीके से काम कर रहा है कि भारत में जो सतत विकास है उन लक्ष्यों को पूरा भी कर सके और यहाँ पर इसके साथ साथ में जो भारत के लोग हैं उनके जीवन स्तर में भी सुधार आ सके, और सुधार आया भी है। जो लोगों की प्रति व्यक्ति आय है, यानी कि एक व्यक्ति की जो आय है उसमें भी वृद्धि हुई है। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं थर्ड वाला टॉपिक, थर्ड एजेंसी पढ़ रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार आयोग, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ठीक, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार आयोग UNCHR वह पुराना नाम है जिसे 2006 में बदलकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC कर दिया गया है, जो दुनिया भर में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए जिम्मेदार एक अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है, मानवाधिकार संगठन एक ऐसा संगठन है जो कि मानव के अधिकारों के बारे में बात करता है। मानव के अधिकार कौन कौन से हो सकते हैं, उनका उल्लंघन करने पे क्या सज़ा मिल सकती है और इन मानव के अधिकारों में कौन कौन से अधिकारों को हमें शामिल करना है। ठीक, इन सभी चीज़ों के बारे में यह बात करता है। ये एक अंतर सरकारी निकाय यानी कि ये एक NGO है, एजेंसी है एक तरीके से, जिसमें 47 सदस्य देश शामिल हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स, अगर आप एजेंसी के बारे में पढ़ रहे हैं और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले वो कब इस्टेब्लिश हुआ, कब वो बना, कौन सी ईयर में वो बना, उसका मुख्यालय कहाँ है और इसके साथ साथ में उसमें कितने सदस्य राष्ट्र शामिल हैं और उसका काम क्या है। ये 3-4 चीज़ें आपको हमेशा एक चीज़, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में स्थित है। ठीक, और मानवाधिकारों के उल्लंघन की स्थितियों की जांच करता है। ये एक ऐसा संगठन है जो मानवाधिकारों के उल्लंघन हो जाते हैं, ठीक है, जो मानवाधिकारों की अधिकार को
उल्लंघित करते हैं उन स्थितियों की जांच करता है कि किस स्थिति में मानव के अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। इसके मुख्य कार्य व उद्देश्य भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहला इसका काम है, इसमें 47 सदस्य देश होते हैं, जिसे क्षेत्रीय समूहों के आधार पर 3 लाख के कार्यकाल के लिए 3 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। ठीक है, इसमें 47 सदस्य राष्ट्र हैं, हमने ऊपर भी पढ़ा था। एक सदस्य राष्ट्र को अगर हम चुनते हैं इसका अध्यक्ष के रूप में, तो 3 साल के लिए हम इसको चुन लेते हैं। यह देशों में मानवाधिकारों की स्थिति की निगरानी करता है और सार्वजनिक व सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू UPR जैसे तंत्रों के माध्यम से सिफारिशें करता है। ठीक है, तो यह मानवाधिकारों की बेसिकली बात करता है और किस स्थिति में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो सकता है और किस स्थिति में नहीं हो सकता, इसके बारे में यह पूरी जांच पड़ताल करता है। अब हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए 4th टॉपिक पढ़ते हैं। 4th टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्चायोग यूनाइटेड नेशंस रिव्यू। ठीक, अब इसके बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए, शरणार्थी से नाम जान के लग रहा है कि जो व्यक्ति किसी दूसरे राष्ट्र से परेशान होकर, वहाँ की सरकार से या वहाँ की किसी तबके से परेशान होकर अपने समूह को, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए दूसरे राष्ट्र में एक मेहमान की तरह रह रहे हैं, उन लोगों को हम शरणार्थी कह सकते हैं। ठीक, तो उनके अधिकारों के बारे में यहाँ पर बात होगी। संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी यूनाइटेड नेशंस रिव्यू मुख्य रूप से UNHCR नामक एजेंसी को संदर्भित करता है, जो दुनिया भर में युद्ध, हिंसा और उत्पीड़न से भागने को मजबूर लोगों की सुरक्षा और सहायता प्रदान करता है। बेसिकली मैंने आपको बताया, शरणार्थी का मतलब अपनी सरकार से परेशान या कोई तबके या कोई समूह से परेशान होकर दूसरे राष्ट्र में एक मेहमान की तरह रहना लोगों को शरणार्थी कहलाता है। तो बेसिकली यहाँ पर उन्हीं लोगों के बारे में बात हो रही है। उनके अधिकारों की रक्षा करती है और उन्हें सुरक्षित घर लौटने, स्थानीय रूप से एकीकृत होने या किसी तीसरे देश में बसने में मदद करती है। ठीक है, या तो उन लोगों को, उन शरणार्थियों को वापस उनके जो स्थानीय राष्ट्र है उस राष्ट्र में जाने के लिए उनको प्रेरित करती है, उनके अधिकारों की रक्षा करती है, उनके जीवन की रक्षा करती है। इसी के, या तो फिर उनको एक अलग राष्ट्र घोषित करके उन्हें एक स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने के लिए प्रेरित करती है। ये जो यहाँ पर संगठन एजेंसी है। इसके बाद में इसका हम कार्य पढ़ लेते हैं। ठीक, तो UNHCR के मुख्य कार्य कौन कौन से? सबसे पहले है सुरक्षा प्रदान करना। जो शरणार्थी हैं उन शरणार्थियों को उनके जीवन की और उनके अधिकारों की हर तरीके से उनको सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा, सहायता देना, उन्हें उनके राष्ट्र में स्वतंत्र रूप से एक अच्छे नागरिक के रूप में, एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में जीवन यापन करने के लिए प्रेरित करना व सहायता देती है। समाधान खोजना, उनकी जो परेशानी है कि वह किस कारण से शरणार्थी बन गए हैं, उस कारण को ख़त्म करके उसकी परेशानियों को हल करना। राज्य विहीनता का समाधान करना, जैसे कि कोई शरणार्थी है, कोई तबका है शरणार्थी का, वो क्यों दूसरे राष्ट्र में चला गया है, उसको राज्य विहीनता, उसको नागरिकता तो नहीं मिलेगी ना जहाँ पर वो शरणार्थी है। तो उनकी जो राज्य विहीनता है, जो एक नागरिकता छीन चुकी है, उनकी नागरिकताओं को वापस दिलाना। ठीक, ये सभी काम किसके हैं? UNHCR के हैं, यानी कि शरणार्थी आयोग के हैं। अब हम 5th जो एजेंसी है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो 5th एजेंसी है संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष। बाल कोष नाम से ही जान के लग रहा है कि ये चिल्ड्रंस के लिए कोई फंड बनाया गया है जो कि बच्चों के बारे में बात करता है, बच्चों की सेफ्टी के बारे में बात करता है। चलिए आइए पढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष यूनिसेफ जो
मूल रूप से संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष था की स्थापना 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बच्चों और माताओं को आपातकालीन सहायता देने के लिए बनाया गया है। ठीक है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसके जस्ट बाद में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में फिनिश हो गया, एंड हो गया उसका। इसके बाद में 1945 में क्या स्टार्ट हुआ, वहाँ पे कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। तो कोल्ड वॉर की जर्नी में ही ये एक 1946 में एक एजेंसी बनाई गई, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। यहाँ पर औरतों और बच्चों के बारे में बात की गई, माताओं के बारे में, महिलाओं के बारे में यहाँ पर बात की गई, इनके अधिकारों के बारे में। ठीक है, और जो इसका कुछ नाम भी चेंज हुआ, पहले संयुक्त राष्ट्र बाल कोष था, जो बाद में क्या हो गया, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल कोष आपातकालीन। ठीक है, ये सभी नाम यहाँ पर चेंज हुए। पहले इसका ये नाम था संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, जो कि बाद में ये पड़ गया। अब ये किस तरीके से सहायता करती है इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। और अब यह शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सुरक्षा सहित देने के लिए 190 देशों से अधिक देशों में काम करने वाली एक प्रमुख मानवीय संस्था है। ठीक है, ये महिलाओं और बच्चों को उनके स्वास्थ्य की शिक्षा और स्वास्थ्य की सुरक्षा, ठीक है, उनके हेल्थ के बारे में बात करती है और उनको अच्छा हेल्थ प्रोवाइड कराती है। उनके पोषण यानी कि न्यूट्रिशन को भी अच्छा प्रोवाइड कराती है। इसके साथ साथ में उनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराती है। इसमें 190 देश शामिल हैं। इनके मुख्य कार्य पढ़ लेते हैं। इसका मुख्य कार्य है, सबसे पहले बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित करना, यानी कि बच्चों के क्या अधिकार हैं, बच्चों को उन अधिकारों से अवगत कराना, व अपने अधिकार के लिए लड़ना सिखाना। दूसरा है स्वास्थ्य, बच्चों को और माताओं बहनों को एक अच्छा स्वास्थ्य प्रोवाइड कराना। शिक्षा, बच्चों को एजुकेटेड बनाना व उनको प्राथमिक शिक्षा का ज्ञान कराना। फोर्थ है सुरक्षा, इसका मुख्य काम है कि जो माताएं बहनें हैं और जो बच्चे हैं उनको सुरक्षा प्रोवाइड कराना। इसके साथ साथ में फिफ्थ पॉइंट है आपातकालीन सहायता। कोई भी ऐसी इमरजेंसी आ गई है, जो ऐसी प्रॉब्लम है जो डिसाइडेड नहीं थी, ठीक है, नेचुरली आ गई है वो, तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी प्रॉब्लम में उनको मदद देना। ठीक है, इसके साथ साथ में अब हम थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे पहुँचते हैं। इस संगठन की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा द्वारा की गई। ठीक है, यहाँ पे महासभा देखिए, जो ये महासभा है इसी को हम आम सभा भी बोल सकते हैं, और इसमें जितने भी सदस्य राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में होंगे उन सभी का एक एक वोट यहाँ पर मान्य होगा। ठीक है, तो 190 देशों ने मिलकर यहाँ पर इस संगठन को बनाया है। इसके बाद में हम 6th पॉइंट पढ़ लेते हैं। जो 6th एजेंसी है वो कौन सी है, संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इससे जान के ही लग रहा है कि एक ऐसी एजेंसी है जो एजुकेशन के बारे में भी बात करती है, अपनी जो सोशल है, जो समाज के बारे में बात करती है, और कल्चरल यानी कि संस्कृति के बारे में भी बात करती है। आइए जानते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है जो शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देती है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रों के बीच सहयोग के जरिए समझ और ज्ञान के मुक्त प्रवाह को बढ़ावा देना है। ठीक, इस संगठन का ये काम है कि ये लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करके, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करके, कल्चरल प्रोवाइड करके और कम्युनिकेशन प्रोवाइड करके जो अंतर्राष्ट्रीय शांति यानी कि जो इंटरनेशनल पीस है उसको और सिक्योरिटी को
बढ़ावा देती है। यानी कि किसी भी संस्कृति के बीच में जो कोल्ड वॉर है या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोल्ड वॉर है, किसी भी दो तबकों के बीच में कोल्ड वॉर है, उन सभी से हट के ये सभी को शांति की राह पर चलाने के लिए प्रेरित करती है। और यह 1945 में स्थापित हुआ था, जिसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, इसको जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर और कोल्ड वॉर की जो एक टाइमिंग चल रही थी जब, ठीक है, 1945, तब ये इसको संगठन को बनाया गया। और इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस में, यानी कि फ्रांस में है। इसके मुख्य कार्य पढ़ लेते हैं, कार्य व उद्देश्य। तो इसका पहला कार्य है शिक्षा देना, यानी कि हर तबके के लोगों को शिक्षित बनाना, जिससे कि वह इंटरनेशनल पीस को बनाए रखें, अंतर्राष्ट्रीय शांति को वह बनाए रखें। किसी भी तरीके के मुद्दे पर वह हिंसात्मक कार्यवाही को बढ़ावा ना दें। सेकंड है विज्ञान, यानी कि साइंस। कोई भी चीज़ है उसको टेक्नोलॉजी से जोड़कर देखना और टेक्नोलॉजी से जोड़कर समझना। इसी के साथ साथ में है संस्कृति, अपने कल्चरल को तो ध्यान में रखना, लेकिन दूसरे के कल्चरल को भी सम्मानित करना व सम्मान देना। संचार और सूचना, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन। यहाँ पर संचार यानी कि कम्युनिकेशन करना, और जो सूचना है, इंफॉर्मेशन है, उसको भी प्रोवाइड ये कराती है। अब हम पढ़ लेते हैं, यहाँ पे 7th हमारा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जैसे कि यहाँ पर लिखा है। ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका ऑर्गेनाइजेशन है एक तरीके से, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया। ये सभी काफ़ी बड़े तबके के हैं, और इनमें जो काफ़ी सारे देश यहाँ पर सहयोग कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ में इनका बहुत बड़ा योगदान है पूरी विश्व की जो रूपरेखा है उनको तैयार करने में। चलिए पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना 1930 के दशक की महामंदी और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक आर्थिक स्थिरता के लिए 1944 में ब्रेटन वुड सम्मेलन में हुई थी। ठीक है, देखो, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसकी स्थापना 1930 में हुई थी, लेकिन जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से जो महामंदी चल रही थी, जो गरीबी चल रही थी, उस गरीबी को देखते हुए 1944 में एक ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ, उसमें इसकी स्थापना हुई। यह 27 दिसंबर 1945 को औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया। ठीक है, इसकी बात तो 1930 से स्टार्ट हो गई, 1944 में इसका ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ, लेकिन इसका जो औपचारिक रूप से इसका काम करना चालू हुआ वो 1945 में इसने चालू किया। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। ठीक है, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, यानी कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको बढ़ावा देना, और जो इंटरनेशनल करेंसी है उसको भी बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में 189 सदस्य देशों का एक संगठन है जो वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने और दुनिया भर में गरीबी कम करने के लिए काम करता है। ठीक है, अब देखिए इसमें 189 जो सदस्य देश हैं वे शामिल हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में। इसी के साथ साथ में इसका काम क्या है? वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना, यानी कि जो वैश्विक स्तर पर महामंदी है उस महामंदी से दूर रह सकें, और वित्तीय जो स्थिरता है यानी कि जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है उसको इस्टेब्लिश कर सकें, उसको स्थिर बना सकें।
इसके साथ साथ में जो दुनिया भर की जो गरीबी है उस गरीबी को दूर करने के लिए, ठीक है, भारत 27 दिसंबर 1945 को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में एक संस्थापक के रूप में भूमिका निभाता है, यानी कि एक सहयोगी के रूप में भूमिका निभा रहा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के वर्तमान अध्यक्ष प्रबंधक निदेशक क्रिस्टीना जॉर्जीवा हैं, जो 2019 से इस पद पर कार्यरत हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है? क्रिस्टीना जॉर्जीवा हैं। इसके मुख्य कार्य पढ़ लेते हैं। इसके मुख्य कार्य हैं, सबसे पहला है मौद्रिक सहयोग, ठीक है, मॉनेटरी कॉरपोरेशन। तो यहाँ पर जो मौद्रिक सहयोग है, यानी कि पूरे वैश्विक स्तर पर सभी राष्ट्रों को मौद्रिक सहयोग देता है। कोई भी ऐसा राष्ट्र है जो गरीबी की मार झेल रहा है या फिर आपात इस परिस्थितियाँ ऐसी हैं उसके पास कि वह अपना आर्थिक व्यवस्था को अच्छा नहीं कर पा रहा है, इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहा है, तो ये फाइनेंशियल रूप से उसको सहयोग देता है। वित्तीय स्थिरता, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है, कोई भी ऐसा राष्ट्र जो अपनी खर्चे खुद नहीं उठा पा रहा तो उसको ये कि कुछ हद तक कुछ कम कीमत पर ऋण भी प्रोवाइड कराता है। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड। ये सभी राष्ट्रों को एक धागे में, एक जो धागा होता है उसमें जो काफ़ी सारी मोतियाँ होती हैं, तो उन मोतियों की तरह सभी राष्ट्रों को आपस में सहयोग करने और व्यापार करने के लिए प्रेरित करता है। आर्थिक विकास और रोजगार, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। ये आर्थिक विकास चाहता है, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ चाहता है, इसके साथ साथ में रोजगार को बढ़ावा भी दे रहा है। इसके बाद है 5th पॉइंट, गरीबी उन्मूलन, यानी कि पोवर्टी रिडक्शन। ये गरीबी को दूर करके जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं उनके जीवन स्तर को सुधारना और इसी के साथ साथ में गरीबी को ख़त्म करना इसका एक लक्ष्य है। इसके बाद हम ये पढ़ लेते हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो विकासशील देशों को गरीबी कम करने और साझा समृद्धि बढ़ाने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है, जिसमें कम ब्याज दर वाले ऋण, अनुदान और विशेषज्ञ सलाह शामिल है, ताकि बुनियादी ढांचा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जा सके और सतत विकास किया जा सके। तो ये जो विश्व बैंक है, ये विश्व बैंक एक ऐसी संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर एक फाइनेंशियली ऑर्गेनाइजेशन है जो सभी जो गरीब देश हैं उनको, विकासशील जो देश हैं, जो गरीब देश हैं उनको उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधारने के लिए सहयोग देता है और तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है। इसके जो लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, और ये 89 सदस्य देश इस संगठन में शामिल है। इसके साथ साथ में इसका मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में, यानी कि अमेरिका में है। इसका लक्ष्य अत्यधिक गरीबी को ख़त्म करना है। जो देश काफ़ी गरीब है, जो विकासशील तो हैं लेकिन उनकी फिर भी स्थिति काफ़ी खराब है, उन खराब स्थिति वाले देशों को सहयोग प्रदान करके उनकी स्थिति को सही करना, अच्छा बनाना। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर विश्व बैंक के मुख्य काम कौन कौन से हैं। सबसे पहले वित्तीय सहायता देना, यानी कि कोई भी गरीब देश है जो अपना जीवन यापन खुद नहीं कर पा रहा उसको वित्तीय सहायता प्रदान करना। तकनीकी सहायता और विशेषज्ञता, यानी कि एक ऐसी टेक्निक्स का यूज़ करना, ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना जिसके द्वारा जो गरीब राष्ट्र हैं उनकी स्थिति को सुधार कर पाना। नीतिगत सलाह, ठीक है, ये कुछ ऐसी प्लानिंग्स बनाता है, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आता है जिनके थ्रू जो गरीब राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों की स्थिति को सुधारा जा सके।
गरीबी को समाप्त करना, ठीक है, गरीबी उन्मूलन करना। विश्व बैंक के पास पैसा मुख्य रूप से उसके सदस्य देशों के योगदान, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों से बांड जारी करके जुटाए गए धन और अपने निवेशों से होने वाले लाभ से आता है। बेसिकली कोई भी पूछ सकता है कि जो विश्व बैंक है पूरा ये इंटरनेशनल लेवल पर एक बैंक है जिससे सभी गरीब देश पैसा ले सकते हैं, लेकिन इसके पास पैसा कहाँ से आता है? तो इसके पास पैसा आता है जो इसके सदस्य राष्ट्र हैं, वो सदस्य राष्ट्र कुछ ना कुछ हर साल योगदान देते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ पैसा यहाँ पर फंड के रूप में जमा करते हैं, उससे आता है। और जो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है उससे जो लाभ मिलता है वो भी आता है। कुछ इन्वेस्टमेंट्स ये करता है उससे भी इसको पैसा मिलता है। विश्व बैंक का पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक है और यह 5 विकास संस्थानों के एक समूह का हिस्सा है जिसे विश्व बैंक के समूह कहा जाता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो विश्व बैंक का पहले पुराना नाम था वह ये है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास एवं बैंक, ठीक है, ये है इसका पूरा नाम। इसके साथ साथ में इसमें सिर्फ वर्ल्ड बैंक नहीं है, इस वर्ल्ड बैंक में ऐसी 5 संस्थाएं हैं जिसके काम अलग अलग हैं। कोई ऋण देती है, कोई कम ब्याज पर ऋण लेती है और कोई बैंक है जो कम ब्याज दर पर आपको ऋण देती है। प्लस कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ ऐसे मानदंड स्थापित हैं जिनको फुलफिल अगर आपने कर लिया तो आपके ऋण को वह माफ़ भी कर देती हैं। लेकिन इस वर्ल्ड बैंक के बारे में हम डिटेल से कभी और आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम नहीं पढ़ रहे हैं। आपके सिलेबस में सिर्फ वर्ल्ड बैंक के बारे में था तो मैंने आपको बताया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 5 बैंक का मिलके एक ग्रुप है इसलिए हम इसको विश्व बैंक का समूह भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक यहीं पर हो जाता है फिनिश। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और वीडियो देख